हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एमसीक्यू क्लास हमारी अकाउंटेंसी की। क्वेश्चन एक देख लेते हैं। किसी कंपनी को ऋण पत्रों का शोधन यानी रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर प्रारंभ करने से पूर्व ऋण पत्रों के अंकित मूल्य का कम से कम कितना प्रतिशत ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण करना अनिवार्य है। यानी कोई भी कंपनी जब डिवेंचर का रिडेम्पशन करती है तो उसे डीआरआर यानी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है। और इसके लिए उसे कितना प्रतिशत बनाना पड़ता है उसके अंकित मूल्य का। ऑप्शन है 20%, 15%, 25%, 30%। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 25%। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कंपनी पर्सनली जो डिबेंचर इशू करती है उनके लिए डीआरआर बनाना जरूरी नहीं है, ऐसे सेबी की गाइडलाइन से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में याद रखना है 25% का रूल है, डीआरआर बनाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋणपत्रों का निर्गमन किसी ऋण हेतु समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में, समपार्श्विक प्रतिभूति यानी कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में करने पर कंपनी की पुस्तकों में कौन सा खाता खोला जाता है। ऑप्शन ए डिवेंचर अकाउंट, ऑप्शन बी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, ऑप्शन सी डिवेंचर एडजस्टमेंट अकाउंट, ऑप्शन डी लोन ऑन डिवेंचर अकाउंट। तो इसका आंसर होगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। जब भी कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर जारी किए जाते हैं तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है, और ये डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट जो है एसेट साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनी में केवल एक प्रबंध संचालक होने पर उसका अधिकतम पारिश्रमिक क्या है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में ये क्वेश्चन आया है कि कंपनी में केवल एक ही प्रबंध संचालक है। ऑप्शन है 11%, 10%, 5% और 3%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5%। यदि कंपनी में यदि एक ही प्रबंध संचालक है तो उसका अधिकतम पारिश्रमिक होगा 5%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रबंधकीय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा क्या है। ऑप्शन ए 11%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 3%। तो क्वेश्चन का आंसर है यदि कंपनी में एक ही प्रबंध संचालक है तो अधिकतम शुद्ध लाभों के, देखो इसका आंसर तो हो गया प्रबंधकीय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा हो गई 11%। ठीक है, अब ये आगे हम इसका थोड़ा सा मैनेजर रेम्यूनरेशन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि यदि कंपनी में एक ही प्रबंध संचालक होता है ना, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, तो जो अधिकतम रेम्यूनरेशन है वो कितना हो सकता है, लाभों का 5% हो सकता है। यदि एक से ज़्यादा प्रबंध संचालक हैं कंपनी में या पूर्णकालिक संचालक है तो उन सभी को मिला करके शुद्ध लाभों का 10% तक पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि यदि कंपनी में एक ही बंदा है जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है तो वहाँ पर जो है शुद्ध लाभों का 5% कमीशन उस बंदे को दे दिया जाएगा। और यदि कंपनी में एक से ज़्यादा बंदे हैं तो उन सबको मिलाकर के कुल लाभों का 10% ही दिया जाएगा। काय के लिए, मैनेजरल रेम्यूनरेशन के लिए। और जो बेसिक मैक्सिमम रेट क्या हो सकती है मैनेजरल रेम्यूनरेशन की, एक क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आ जाए कि प्रबंधकीय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा क्या है तो आंसर होगा 11%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना प्रबंधकीय संचालकों व पूर्णकालिक संचालकों के अधिकतम पारिश्रमिक की दर क्या है। ये अंशकालिक संचालकों का सवाल है। अंशकालिक संचालक में यदि कंपनी में प्रबंधकीय संचालक पूर्णकालिक नहीं है, यानी ऐसे टेम्परेरी हमने किसी को रख रखा है, जब हमने टेम्परेरी किसी को रख रखा है तो उस टेम्परेरी को जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक की अधिकतम दर क्या होगी, 1%, 3%, 2%, 5%। तो आंसर होगा 3% होगी। ठीक है, बी। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अंशकालिक संचालकों का पारिश्रमिक। तो जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था कि यदि कंपनी में कोई प्रबंध संचालक या पूर्णकालिक संचालक नहीं है तो शुद्ध लाभों के 3% तक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। ठीक है, और इसी में दूसरा पॉइंट है कि यदि कंपनी में कोई प्रबंध संचालक या पूर्णकालिक संचालक है लेकिन एक आंशिक संचालक भी है कंपनी में, तो उसे जो है शुद्ध लाभों का 1% भुगतान किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आराम से देखो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संचयों में से लाभांश भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है। यानी रिजर्व के थ्रू अगर हमें डिविडेंड का पेमेंट करना है तो हमें कितना, हम रिजर्व के थ्रू डिविडेंड की व्यवस्था कर सकते हैं। तो आंसर है, देखो पहले ऑप्शन देखते हैं, 10%, 20%, 30%, 16%। तो इसका आंसर है 10%। यानी जब भी हम डिविडेंड जनरली जो है करंट ईयर के प्रॉफिट में से हम पेड करते हैं, लेकिन हम रिजर्व को यूज कर सकते हैं कहाँ तक कर सकते हैं, जो टोटल डिविडेंड का अमाउंट है उसका 10% तक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्विटी स्टॉक को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है। ऑप्शन ए चालू संपत्ति, ऑप्शन बी चालू दायित्व, ऑप्शन सी अंश पूंजी के अंतर्गत, ऑप्शन डी असुरक्षित ऋण। तो जो इक्विटी स्टॉक है उसे बैलेंस शीट में हम शेयर कैपिटल के तहत दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंशों को स्टॉक में बदलने की सूचना दी जाती है। यानी हम जब इक्विटी शेयर हैं हमारे, उन्हें हमने स्टॉक में चेंज कर लिया तो इसकी सूचना किसे देनी पड़ेगी। ऑप्शन है प्रवर्तकों को, ऑप्शन बी कंपनी लॉ बोर्ड को,
ऑप्शन सी रजिस्ट्रार को, ऑप्शन डी सरकार को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रजिस्ट्रार को। और ये जो सूचना होगी हमें अंशों को स्टॉक में बदलने की सूचना 1 माह में रजिस्ट्रार को देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण पत्रों के शोधन के अंतर्गत डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट का शेष ट्रांसफर किया जाता है। यानी जब डिवेंचर का शोधन हो गया है, रिडेम्पशन कर दिया हमने डिवेंचर का, तो हमने शुरू में क्वेश्चन पढ़ा था, हमने डीआरआर बनाया था 25% से। अब वो डीआरआर जो बचा हुआ है उसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करें, तो उसका जो बैलेंस है ऑप्शन है कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L, नन ऑफ द अबव। तो जो डीआरआर अकाउंट का बैलेंस होता है वो जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। एक कंपनी ने 10 लाख रुपए के शोध्य पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन करने का निश्चय किया, यानी कि 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर हैं और उनका रिडेम्पशन कर रही है कंपनी। कंपनी ने 3 लाख के इक्विटी शेयर इशू किए, 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू किए और 2.5 लाख के डिवेंचर इशू किए। शेष राशि का शोधन लाभों में से किया जाएगा, तो लाभों में से शोधन की राशि बताओ। यानी हमें क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाते हैं हम जब प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में कितनी राशि जाएगी। ऑप्शन है 2.5 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख, ऑप्शन सी 7.5 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 लाख। अब कैसे होएगा चेक कर लो। देखो, कंपनी पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन आंशिक रूप से लाभों में से, आंशिक रूप से यहाँ गलत टाइप हो गया, लाभों की जगह नकद आएगा। आंशिक रूप से मतलब कैश में कर सकती है, पार्टली कैश दे सकती है या पार्टली लाभों में से कर सकती है। अब प्रश्न में कितना शोधन करना है हमें, अमाउंट है हमारे पास 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए का शोधन करना है। इक्विटी कितने का जारी किया है, 3 लाख का इक्विटी जारी किया है और 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर जारी किया है, और दोनों को लेस कर दिया तो शेष राशि कितनी बची, 5 लाख रुपए। अब क्वेश्चन है कि जब डिवेंचर भी इशू किए थे तो डिवेंचर का यूज क्यों नहीं किया। तो देखो, कंपनी नकद राशि प्राप्त करने के लिए डिवेंचर इशू तो कर सकती है, लेकिन कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का निर्माण करते समय इसका ध्यान नहीं रखेगी। ये नकद राशि जो डिवेंचर को इशू करने से जो हमारे पास में कैश आएगा, इसका यूज हम अंशों के भुगतान में कर सकते हैं, लेकिन उसका जो है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से लेना देना नहीं है। तो आप जब भी आपके क्वेश्चन में डिवेंचर भी इशू कर रखे हों तो उस शेष को आपको याद नहीं रखना है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व की व्यवस्था करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आगे भी ऐसी सीरीज आती रहेगी, अकाउंटेंसी की सीरीज चल रही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम थोड़ा सा प्रमोट हो सके, इनक्रेज हो सके, ठीक है ना। थैंक यू।